नमस्कार मित्रों। तो आज हम हिमालय के अंतिम अध्याय की ओर अग्रसर हैं। हमारा अंतिम अध्याय है जो हिमालय का विस्तार पूर्वोत्तर भारत की तरफ है। वहाँ पर जो पूर्वोत्तर भारत में विस्तार है वहाँ पर कौन से दर्रे और कौन सी झीलें प्रमुखतः हमको नजर आती हैं। हिमालय के विस्तार के संदर्भ में आपको ये पता होगा कि हिमालय धनुषाकार में है। ऊपर से ऐसे आता है, सिक्किम के बाद अरुणाचल से फिर नीचे को यह गांठ बनती है, दिहांग गांठ, एक दिहांग गांठ गार्ज बनती है दिहांग नाम की। फिर यहाँ से नीचे को रास्ता लेता है नागालैंड और म्यांमार के ठीक बॉर्डर पर आराकान योमा के नाम से जाना जाता है, आराकान योमा। और ऊपर में जब ये नीचे को गांठ लेता है तो यहाँ पर सबसे पूर्वी चोटी बनती है इसकी नामचा बरवा, जो तिब्बत में है, नामचा बरवा जो तिब्बत में है। अब हम विस्तार के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। अरुणाचल में हिमालय की 4 चोटियां हैं, डफला, मिरी, एबोर और मिसमी। डफला, मिरी, एबोर और मिसमी। हम इसके बारे में आपको बता चुके हैं कि इन जनजातियों के नाम भी यहाँ पर इसी नाम से हैं। यहाँ पर नागा हिल्स हैं नागालैंड में, फिर यहाँ मणिपुर हिल्स हैं और नीचे हैं ब्लू माउंटेन मिजोरम में, जो हिमालय का नाम है ब्लू माउंटेन। उसके बाद नीचे जा करके ये हिमालय अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक जाता है। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं दर्रों की। सिक्किम में देखिए एक दर्रा है नाथुला दर्रा। सिक्किम में एक दर्रा है नाथुला दर्रा जो सिक्किम को जोड़ता है तिब्बत से। दर्रों के बारे में अक्सर सवाल यही पूछे जाते हैं कि ये दर्रा किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए नाथुला दर्रा, उसका संबंध है सिक्किम से। जलेपला, ये भी सिक्किम में है। जलेपला जोड़ता है गंगटोक को तिब्बत से। ये दोनों दर्रे बहुत प्रमुख है क्योंकि यहाँ से व्यापार होता था। व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं ये। इसी के नजदीक एक जगह है दो कलाम। देखिए ये दो कलाम एक जगह है। यहाँ पर चाइना का यहाँ पर कब्जा करने का एक मंसूबा था। चाइना क्या चाहता था मैं आपको बता देता हूँ। चाइना की ये सोच थी कि वो ऊपर से आए तिब्बत से, और यहाँ भूटान, क्योंकि दुनिया का सबसे गरीब देशों में गिना जाता है, भूटान पर वो धीरे धीरे चढ़ाई करता चला गया। भूटान वो कब्जे में नहीं लेना चाहता, उसका मेन मकसद भारत को कब्जे में लेना था। तो दो कलाम पर अपनी आर्मी लगा दी थी। ये इधर देखिए आप, दो कलाम यहाँ पर है, ये रीजन भूटान में है। ये दो कलाम, जो भारत की पट्टी है ना, ये बहुत ही ज्यादा चौड़ी नहीं है, ये 25-30 किलोमीटर तक ही चौड़ी है। अगर इस चौड़ी पट्टी पर यहाँ से चाइना इतने हिस्से पर भी कब्जा कर लेता भारत के, इतने हिस्से पर, तो चाइना का मंसूबा था कि उससे पूर्वोत्तर भारत से अलग हो जाता। शायद उसको ये गलत जानकारी मिली होगी कि पूर्वोत्तर के लोग भारत से बहुत ज्यादा खफा हैं या भारत से अलग होना चाहते हैं। चाइना के मन में जरूर ख्यालात आया होगा कि वो इसको अलग कर सके, इसीलिए उसने दो कलाम पर अपनी चढ़ाई शुरू की। पर वक्त रहते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी आर्मी भी भूटान पहुंचा दी, यानी कि खुद भी हस्तक्षेप किया। आपने वो प्रकरण सुना होगा, जिसके बाद चाइना ने अपनी आर्मी दो कलाम से हटा दी। ठीक, चलिए, तो अलग विषय था जिस पर हम चले गए। अब हम बात करते हैं, देखिए क्योंकि भूटान भारत का हिस्सा नहीं है, दर्रों की हम बात कर रहे हैं। अगला हिस्सा है बोमडिला का। बोमडिला दर्रा तिब्बत को जोड़ता है अरुणाचल से। बोमडिला दर्रा तिब्बत को जोड़ता है अरुणाचल से। यह भी व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यांगयांग दर्रा, देखिए आप देख रहे हैं, यांगयांग दर्रा तिब्बत को अरुणाचल से जोड़ता है, बल्कि इसके अतिरिक्त ये वो दर्रा है जहां से ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है। ध्यान से सुनिए, इसलिए यांगयांग दर्रा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। यांगयांग दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी जो कैलाश मानसरोवर से निकलती है, वो गुजरती हुई अरुणाचल में प्रवेश करती है। यांगयांग दर्रे से ही अरुणाचल में प्रवेश होता है। अब हम आगे अगर बढ़ते हैं तो देखिए कोने पर आपको नजर आ रहा होगा दिफू दर्रा। दिफू दर्रा बेशक तिब्बत को अरुणाचल से जोड़ता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें तीसरा देश भी जुड़ रहा है, म्यांमार। दिफू दर्रा तिराहे पर है, इसलिए महत्वपूर्ण है। यहां से तिब्बत और म्यांमार दो देशों की सीमाएं मिलती हैं। दिफू दर्रे से दो रास्ते गुजरते हैं। ध्यान से सुनिए आप, दिफू दर्रा इसलिए महत्वपूर्ण है। जब आप दर्रों पर जाएंगे तो नीचे देखेंगे आप मणिपुर में पूर्वोत्तर के दर्रे अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। इन राज्यों का क्रम भी पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्या क्रम है। तो देखिए अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अक्सर यही पूछे जाते हैं चारों राज्य उत्तर से दक्षिण की ओर। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो मणिपुर में जो दर्रा है उस दर्रे का नाम है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा म्यांमार को जोड़ता है मणिपुर से, तुजू दर्रा।
तो ये वो प्रमुख दर्रे थे जो अक्सर आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं, जो कतई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, आपको मैं बता देता हूँ एक जानकारी और, कि ये जो यहाँ हिमालय के वृक्ष हैं जो पूरब की तरफ है, यानी कि यहाँ ये हिमरेखा 4400 मीटर की है, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो बर्फ में भी उग सकते हैं। तो पूर्वोत्तर की ये जो चोटियाँ हैं हिमालय की, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि 5000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर वृक्ष मिलते हैं, जबकि कश्मीर वाले हिमालय में 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर वृक्ष नहीं मिलते। उसकी वजह ये है कि जो कश्मीर का हिमालय है, कश्मीर के हिमालय, देखिए अगर आप भारत के भौगोलिक दृश्य पर जाएंगे तो जैसे जैसे आप पूरब की तरफ बढ़ते जाते हैं वर्षा का स्तर बढ़ता जाता है। जितना पश्चिम में होंगे वर्षा नहीं होगी। वहीं हिमालय के क्षेत्र में भी ऐसी ही घटना घटती है। पश्चिम में लेह लद्दाख भारत का सबसे कम वर्षा वाला जिला है। जैसे जैसे आप हिमालय का विस्तार पूरब की तरफ पाएंगे वर्षा का स्तर बढ़ता जाएगा, और जब पूर्वोत्तर पर आएंगे तो वर्षा का स्तर इतना अत्यधिक हो जाता है कि मेघालय में गारो, खासी और जयंतियां पर्वतमालाएं हैं, वहां पर दुनिया की सर्वाधिक बरसात होती है। तो आप सोचिए, यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा का स्तर हो जाता है। और जब अच्छी खासी बरसात यहाँ पर हो जाती है, अगर आपसे मानचित्र में भी कभी पूछा जाए कि कानपुर और कोलकाता में कहाँ ज़्यादा वर्षा होगी, तो आपका उत्तर कोलकाता होना चाहिए, क्योंकि कोलकाता पूरब की तरफ है। बहुत बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, निम्न में से इन 4 शहरों में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होगी। तो आपको ये देखना है कि भारत के मानचित्र में कौन ज़्यादा पूरब में है। ठीक, तो ये पूरब में होने की वजह से यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, जिस वजह से यहाँ अधिक ऊंचाई पर वृक्ष मिलते हैं। आपको समझ में आया? जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ वृक्ष ज़्यादा होंगे। ये बात मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ। ठीक, अब हम बात करते हैं झीलों की, प्रमुख झीलों की। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में एक झील है माधुरी झील, और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि ये माधुरी दीक्षित के नाम पर बनी है। एक कोयला मूवी थी, कोयला मूवी की शूटिंग के दौरान यहाँ पर माधुरी दीक्षित आई थी, तो सबसे इस झील का नाम रखा गया है माधुरी झील। अच्छा, मणिपुर की एक झील बड़ी प्रसिद्ध है जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछी जाती है। ये हरे रंग में मैंने झीलें ही दिखाता हूँ मैं। लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। बहुत पूछा जाता है, अब मैं बताता हूँ क्यों। मणिपुर में जो लोकटक झील है, ये दुनिया का पहला फ्लोटिंग पार्क है, तैरता नेशनल पार्क है लोकटक। मणिपुर का लोकटक जो झील है, ये दुनिया की पहली तैरता पार्क है। बात आगे समझ में? इसीलिए लोकटक झील बड़ी प्रसिद्ध है और परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। ध्यान रखिए, लोकटक झील मणिपुर में है। अब हम बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में भी एक झील है मित्रों, जिसका नाम है रुद्र सागर। अब ये देखिए, ज़्यादातर यहाँ पर ईसाई बाहुल्य हैं। यहाँ पर बौद्ध जनसंख्या रहती है। अरुणाचल में, इधर तवांग घाटी में बौद्ध रहती है। नागालैंड में ईसाई रहते हैं अच्छी खासी संख्या में, 90% के लगभग अंग्रेजी तो बोलते हैं। मणिपुर में भी 50-50 है ईसाई और हिंदुओं का। मिजोरम में फिर ईसाई हैं। पर त्रिपुरा में अगर आप जाएंगे तो त्रिपुरा में 80% आबादी हिंदुओं की है। पूर्वोत्तर का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर 75% से ज़्यादा हिंदू आबादी रहती है। उसके अतिरिक्त असम में भी अच्छी खासी रहती है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर अरुणाचल है और उसके बाद असम है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से असम है। इसके बारे में हम गहन अध्ययन किसी और अध्याय में करेंगे, क्योंकि आज हमारा उद्देश्य झील और दर्रे बताना था। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और हम अगली वीडियो में बात करेंगे दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की। धन्यवाद।